गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको राष्ट्रवाद के स्वरूप, उसकी प्रकृति से क्लियरली अवगत कराया था। अब तुमको ग्रेजुअली जो डायग्राम आप देख रहे हो उसी को फॉलो करते हुए तब आपको 1947 तक पढ़ना है। उसमें आपको वेरियस मूवमेंट्स आएंगे, विद्रोह आएंगे, आंदोलन आएंगे, क्रांति आएगी, फिर 47 तक आप आजादी तक पहुंचेंगे। तो हम उसी सीध में बढ़ेंगे जैसा राष्ट्रवाद में मैंने आपको बताया है। लास्ट में हम लोगों ने आपका वो आउटलाइन क्लियर है कि क्या हमें करना है? अगर आपका आउटलाइन क्लियर है तो कल वाले टेस्ट में थे क्या आप लोग सैटरडे को? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। हाँ, हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्राइडे को जो कवर किया, हाँ थर्सडे को कवर किया था, उसमें क्या लास्ट में हमने छोड़ा था आपको? जैसे आप जिस दिन ब्रेक होता है ना तो उसमें समय निकाल के किसी तरीके से, समझ रहे हो ना, जो रिवीजन है क्लास में आने से पहले उसको अपडेट करके आया करो। नहीं तो तुम अच्छे से ये कहोगे कि नहीं हमें ये काम था, हमें वहां जाना हो गया, हमको अमुक अमुक जगह पर टेस्ट था, तो अमुक जगह पर तो तुमको सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, यहां भी तुम धराशायी कर दो। कम से कम एक जगह पर तुम्हारा सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट बन रहा है, वहां पर तुम पहले उसको बनाओ ना। बाकी जगहों पर तो पार्ट पार्ट में चलता है। तो तुम वहां पर 2 क्लास, एक टेस्ट मिस किए, 2 क्लास मिस किए, उससे क्या है? तुम वहां जब पढ़ाई, जब इंफॉर्मेशन बेस्ड हो तो किसी भी स्टेज उसको डिलीवरी की जाती है, लेकिन पढ़ाई अगर इंटीग्रेटेड हो तो उसको मिस करोगे तो लॉस ज्यादा होगा तुमको। क्योंकि बाकी विषयों में तुम्हें क्या करना होगा कि अपने ढंग से आउटलाइन बनाना पड़ेगा तुमको, इसी तरीके को अपनाते हुए, नहीं तो वहां फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है जब हमारे स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं कि ऑप्शनल में तो उनको कॉन्फिडेंस से बबल करते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज में जाते हैं तो वहां पर उनका कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पाता है कि वहां सिस्टमेटिक नॉलेज उन्होंने ग्रहण नहीं किया हुआ होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग गलत स्ट्रेटेजी बना लो और पता चले कि जनरल स्टडीज तुमको, जैसे कुछ बच्चों में ये होती है कि देखो, तुम अगर सूचनाओं पर आधारित पढ़ाई कर रहे हो तो किसी भी स्टेज में तुम उसको करोगे तो उतनी सूचनाएं रहेंगी, आएंगी, जाएंगी। लेकिन अगर तुम सिस्टमेटिकली कर रहे हो तो बीच में तुम्हारा स्ट्रक्चर जहां टूट जाएगा। तुम देख रहे हो कोई नए बच्चे को हम नहीं इसमें घुसने दे रहे हैं, क्योंकि फायदा ही नहीं है, फिर बीच में स्ट्रक्चर में आएगा। हमारा है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूरा होगा तो फिर दूसरे, मतलब वो हमारा एक पार्ट बना हुआ है कि वहां कहां पर बच्चों को हमें लेना है, फिर उसके बाद हम उसको वहां से लेंगे। बीच में हम किसी को बैठा, मान लो कोई बच्चे जिनको एग्जाम देना है, जो बहुत जल्दबाजी में, नहीं सर हमें मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब वाले हैं, छुट्टी करके आए, तो उनको फिर बैठाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। अदरवाइज हम यही कोशिश करते हैं कि आप एक खास पॉइंट से तब आगे बढ़ो। अब ये हमें बताओ कि पिछले क्लास में कहां छोड़ा था, वहीं से आगे। भारतीय राष्ट्रीय, अच्छा हाँ, माने चले गए थे हम लोग आगे तक पोस्ट इंडिपेंडेंस में, मतलब किस तरह से हमारा राष्ट्र। अब आ जाओ वन बाय वन करके, और बीच में, पहले बीच में सेंट्रल हेडिंग देना। मैंने सेंट्रल हेडिंग का मतलब है कि तुम देख रहे हो जितना है सेंट्रल, उसमें आप ये मत देना, आप पहले देना आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन। आद्य, आद्य नहीं लिखना, आद्य, आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन, आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन, आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट, प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब उसमें पहले लिखना कि यह एक दिलचस्प तथ्य है, एक दिलचस्प तथ्य है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आरंभिक प्रतिरोध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आरंभिक प्रतिरोध शिक्षित भारतीय, शिक्षित भारतीय
शिक्षित भारतीय की ओर से न होकर शिक्षित भारतीयों की ओर से न होकर तथाकथित अशिक्षित एवं असभ्य तथाकथित अशिक्षित एवं असभ्य लोगों की ओर से हुआ लोगों की ओर से हुआ लोगों की ओर से हुआ। देखो, तुम हमें ये पूछोगे कि उनके लिए क्या अशिक्षित असभ्य कहना, विशेषकर असभ्य बाइवर्ड है, कहना उचित है? तो आपने गौर किया होगा मैंने तथाकथित शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो पाप दोष कट गया। मतलब उनको कहा जाता रहा था, मैंने तथाकथित उनको ऐसा कहा जाता था, लेकिन आरंभिक प्रतिरोध ऐसे लोगों के ही बीचों से है। अब देखो, अब मैं ये चाहूंगा कि देखो कुछ कॉमन पॉइंट्स, जो ट्राइबल असंतोष का है वो एक नई बातें तुमको मिल रही है, और अगर जो किसानों का है वो तो तुम क्योंकि ट्राइबल के बारे में पीछे चर्चा नहीं, उपनिवेशवाद वाले क्रम में ये तो देखते हो कि ब्रिटिश नीति होगी, ब्रिटिश भू राजस्व नीति होगी, या ब्रिटिश व्यापार नीति होगी, या ब्रिटिश उद्योग नीति होगी। ब्रिटिश भू राजस्व नीति, व्यापार नीति, उद्योग नीति होगी, ये सबका दुष्परिणाम तो आखिरकार किसानों को झेलना पड़ेगा, जनजातियां के समुदाय को झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तब्दील कर रहे हो तो भारत को कुछ खोना होगा और ब्रिटेन के हक में फायदा पहुंचाया जाएगा। तो उस क्रम में जिन जिन तत्वों को सफर करना होगा वो विद्रोह करेंगे। मैंने अपने बुकलेट में भी दिया हुआ है, यहाँ पर मैं तो इसलिए शॉर्ट में देता हूं कि आपको लिखने और याद रखने में इतना काम आ जाए। लेकिन इसके साथ मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक सावधानी आप और बरतो कि मतलब अगर वो सिविल विद्रोह कहते हैं, सिविल विद्रोह का मतलब जैसे सिविल रिवोल्ट, तो सिविल रिवोल्ट में किसान जनजाति के साथ साथ कुछ ऐसे भी तत्व आएंगे जिनको आप विस्थापित तत्व कहोगे। विस्थापित तत्व का जैसे ब्रिटिश शासन ने विस्थापित कर दिया, कुछ जमींदारों को विस्थापित कर दिया, कुछ शासकों को विस्थापित कर दिया क्षेत्रीय स्तर पर, तो वो भी समय समय पर उन्होंने विद्रोह किया। शुरू में तो देखो 1757 के बाद बहुत सारे ऐसे, जैसे दीवान बेलन डम्बी का विद्रोह हुआ, चुआर रिवोल्ट हुआ, या तुम देखोगे गदकरी रिवोल्ट हुआ। अब इस सब तरह का जो रिवोल्ट हुआ है, बंगाल में देवी सिंह का विद्रोह हुआ रंगपुर में, ये सब जो विद्रोह हुआ इसको सिविल रिवोल्ट के रूप में हम जानते हैं। तो वैसे जो रिवोल्ट है, अब उतना सारा रिवोल्ट तो तुमको हमारी चार्ट से प्रीलिम्स में तो भी तो नहीं, प्रीलिम्स में भी, अब प्रीलिम्स में जैसे संथाल पर पूछा था, संथाल पर पिछले साल, तो क्या पूछ देते हैं प्रीलिम्स में, तो कहना बहुत मुश्किल है। तो तुम लोगों को तो कम से कम रिवोल्ट वगैरह को देख ही लेना चाहिए, क्योंकि तुम हिस्ट्री बैकग्राउंड के हो, तो तुमसे अपेक्षा ज़्यादा होगी कि तुम थोड़ा सा ज़्यादा पेन लो, तुम्हारा सब्जेक्ट है ये, तो तुमको तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सेंटर पर भी तुम्हारी इज्जत पर पड़नी रहेगी। सब नॉन हिस्ट्री वाला बच्चा तुम्हारी तरफ दौड़ेगा कि बॉस आपकी क्या बात है, आप बताइए। पता चला कि बॉस की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं है, तो फिर वहाँ पर तुम्हारी सारी बॉसगिरी दांव पर लग जाएगी। इसलिए भी तुमको जो कुछ खास मूवमेंट्स है उसके बारे में जानना चाहिए। मेरी तरफ से तुम लोगों के पास टाइम की तो कमी है, लेकिन बिपिन चंद्रा की बुक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, तुम लोगों के पास वक्त है क्या? नहीं, पूरा बुक में नहीं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जनजाति और किसान आंदोलन ये, और एनसीईआरटी में जो कक्षा 8 में है और कक्षा 12 में, तो उतना क्लास में मैं करवा दूंगा। क्लास में मैं तुमको कॉन्सेप्ट बना ही दे रहा हूँ, और थोड़ा सा एक एक रीडिंग उसमें मार दोगे तो मैं प्रीलिम्स को भी थोड़ा ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि प्रीलिम्स में तुम्हारा क्वेश्चन कई बार उस एरिया से पूछ डालते हैं। जैसे पिछले साल ही संथाल पर क्वेश्चन था, तो उसमें तुम्हें काम आ सकता है। बाकी तो क्लास में देखो, तुमको अगर पूछेंगे तो पूरे 19वीं सदी को मिला के पूछेंगे जनजाति का, तो 3 जनजाति का मैं तुम्हें कवर करवा देता हूँ, वही 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, कोल है, संथाल है और मुंडा है।
तो पूरे 19वीं सेंचुरी पर अगर जनजाति के कंटेक्स्ट में पूछेंगे तो अभी तुम ये 3 को ही लिखोगे, क्योंकि पहले जब 600 शब्द के क्वेश्चन होते थे तो एक प्रेशर होता था कि भाई 600 शब्द में आपको ज्यादा, अब 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो ये 3 तो से ज्यादा तुम लिख ही नहीं पाओगे एग्जाम में। या अगर स्पेसिफाइड वो पूछेंगे तो आपको संथाल पर पूछ लें या मुंडा पर पूछ लें, अगर अकेला में, तो अकेला में पूछ ले तो अभी तुम 200 शब्द उसको लिख सकते हो, और नहीं तो इस तरह से। तो क्या लिख, हाँ क्या, देखो ग्रोवर से क्यों नहीं हो पाएगा, हो पाने के लिए तो इन्फॉर्मेशन ग्रोवर में ही है, लेकिन ग्रोवर की जो बुक है वो, उसमें सूचना मिलती है, जैसे कोई कहते हैं ना विश्लेषण, तो विश्लेषण उसमें नहीं होता है। लेकिन तब है कि देख लो उससे भी, क्योंकि विश्लेषण मैं क्लास में कर ही दे रहा हूं, तो तुम ग्रोवर से भी देख, कोई एक सोर्स से देख लो, जो सोर्स सुटेबल लगे, सुमित सरकार लगे तो उससे देख लो, जो सोर्स तुमको लगे उससे एक बार जनजातीय किसान आंदोलन की सूची देख लो। हम केवल मेंस के पॉइंट भी तो क्लास में करवा दूंगा, उसमें तुम्हारा काम चल जाएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट है, उसे थोड़ा मैं तुम लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या लिखा लाइन, हाँ हुआ, हाँ हाँ देखिए, हाँ 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 देखिए, हाँ परंतु इसकी प्रकृति विशिष्ट रहे, परंतु इसकी प्रकृति विशिष्ट रहे, इसकी प्रकृति विशिष्ट रहे, इसलिए 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 इसे आद्य राष्ट्रवादी, इसलिए इसे आद्य राष्ट्रवादी, इसे आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन का नाम दिया जा सकता है, आंदोलन का नाम दिया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति, भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति, शासन की प्रकृति, शासन की प्रकृति, पूर्व काल, पूर्व काल, ब्रिटिश शासन की प्रकृति पूर्व काल, पूर्व काल के सभी, पूर्व काल के सभी शासन प्रणाली, सभी शासन प्रणाली से पृथक रही थी, पूर्व काल के सभी शासन प्रणाली से पृथक रही थी, पृथक रही थी। अच्छा ब्रिटिश शासन है ना, पृथक रहा था होना चाहिए ना, पुलिंग है उधर, हाँ पृथक रहा था, हाँ, क्या है, अच्छा शासन की प्रकृति, हाँ तो ठीक है, हाँ, हाँ, रही थी, पूर्व शासन से की प्रणाली से पृथक रही थी, हाँ, क्योंकि क्योंकि पूर्व काल में, क्योंकि पूर्व काल में, क्योंकि पूर्व काल में सत्ता का परिवर्तन, क्योंकि पूर्व काल में सत्ता का परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन ऊपरी स्तर पर, पूर्व काल में सत्ता का परिवर्तन ऊपरी स्तर पर होता, सत्ता का परिवर्तन ऊपरी स्तर पर होता, जबकि जबकि निचले स्तर पर, जबकि निचले स्तर पर, निचले स्तर पर, हाँ, हाँ, ग्रामीण संरचना, निचले स्तर पर ग्रामीण संरचना पूर्व की ही भांति, चाहे पूर्व की ही तरह, हाँ, पूर्व की ही तरह, हाँ, हाँ, पूर्व की ही तरह, हाँ, हाँ, पूर्व की ही तरह चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, उसमें शासक वर्ग के द्वारा, उसमें शासक वर्ग के द्वारा कोई व्यवधान लाने का प्रयास,
उसमें शासक वर्ग के द्वारा कोई व्यवधान लाने का प्रयास नहीं किया जाता, कोई व्यवधान लाने का प्रयास नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। किंतु किंतु ब्रिटिश शासन अपनी प्रकृति में विशेष थी, ब्रिटिश शासन अपनी प्रकृति में विशेष थे, विशेष थे। यह एक औपनिवेशिक शासन प्रबंध था, यह एक औपनिवेशिक शासन प्रबंध था, औपनिवेशिक शासन प्रबंध था। देखो अब यहां पर हमने एक टर्म का प्रयोग किया है कि एक औपनिवेशिक शासन प्रबंध था। तुमसे कोई कैजुअली पूछ दे कि औपनिवेशिक शासन क्या होता है, मतलब एकदम कैजुअली इंटरव्यू में जो पूछेगा ये औपनिवेशिक शासन, ये व्हाट इज कॉलोनियल रूल, ये तो कौन कौन बताओगे औपनिवेशिक शासन क्या होता है, कौन कौन बताओगे? ये सारे हाथ क्यों नहीं उठे हुए? यहाँ पर एकदम घूमने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हो कि दिमाग थोड़ा सा वर्क करता है? औपनिवेशिक शासन क्या था अगर पूछे तो क्या कहोगे? हाँ, बोलना औपनिवेशिक शासन वह होता है जिसमें जो शासक वर्ग होता है वो एक बाह्य तत्व होता है और वो अपने मातृ देश के लिए संबंधित क्षेत्र का दोहन करता है। औपनिवेशिक शासन वह होता है जिसमें कि जो शासक वर्ग होता है वो बाह्य तत्व होता है और वह उस क्षेत्र का दोहन अपने हित में करता है, तो दैट इज कॉल्ड औपनिवेशिक शासन। तो क्या लिखा? हाँ, कि औपनिवेशिक शासन प्रबंध था, हाँ, जिसके तहत जिसके तहत भारतीय जिसके तहत भारतीय हाँ, जिसके तहत भारतीय संसाधनों का दोहन, भारतीय संसाधनों का दोहन ब्रिटिश हित में किया जाना था, ब्रिटिश हित में किया जाना था, किया जाना था। किया जाना था, हाँ, ठीक है। अतः इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने अतः इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने कुछ देशी शासकों को विस्थापित किया, कुछ देशी शासकों को विस्थापित किया, विस्थापित किया, विस्थापित किया, लिखिएगा, नवीन भूराजस्व व्यवस्था, नवीन भूराजस्व व्यवस्था, पूर्ण विराम क्यों डाल दिया? तुम्हारा सेंटेंस अभी रनिंग है। विस्थापित किया, कॉमा डालेगा, नवीन भूराजस्व व्यवस्था, व्यापार नीति, व्यापार नीति, व्यापार नीति और उद्योग नीति कायम की, उद्योग नीति कायम की, तथा तथा पहाड़ी एवं तथा पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र में भी, पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र में भी, जंगल क्षेत्र में भी उपलब्ध उत्पादों का, पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र में भी उपलब्ध उत्पादों का, उपलब्ध उत्पादों का दोहन किया, दोहन किया। हाँ देखिए, हाँ, इस कारण कुछ देशी शासक और जमींदार,
इस कारण कुछ देशी शासक एवं जमींदार जमींदार कॉमा हाँ, किसान तथा जनजातीय लोग सभी पीड़ित हुए। किसान जनजातीय लोग सभी पीड़ित हुए तथा उनके द्वारा समय समय पर विद्रोह एवं आंदोलन उनके द्वारा समय समय पर विद्रोह एवं आंदोलन संगठित किए गए। इन सभी को समन्वित रूप में सिविल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए जनजातीय आंदोलन। अब डैश देकर लिखिए कि जनजाति अथवा आदिवासी भारतीय जीवन के ही हिस्सा थे। उनका पेशा जंगली उत्पादों के संग्रह से लेकर कृषि कृषि तक थी। हाँ, हाँ, हाँ। सामान्यतः हाँ, हाँ, इनकी कुछ विशेषताएं कृषक जीवन से ही मिलती थी। हाँ, 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 परंतु अपने कुछ विशिष्ट रीति रिवाज और परंपरा थे। इनके कुछ अपने विशिष्ट रीति रिवाज और परंपरा थे। इनके कुछ विशिष्ट रीति रिवाज एवं परंपरा थे। रीति रिवाज एवं परंपरा थे। हाँ, ये उनमें किसी प्रकार का उल्लंघन सहन नहीं करते। हाँ, हाँ, देखिए हाँ, इनका सामना ब्रिटिश शासन से तब हुआ जब ब्रिटिश ने जनजातीय
ब्रिटिश ने जनजातीय, हाँ, 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 जनजातीय क्षेत्र में संपदा के दोहन के उद्देश्य, जनजातीय क्षेत्र में, हाँ, संपदा के दोहन के उद्देश्य, संपदा के दोहन के उद्देश्य हस्तक्षेप किया और इनके जीवन में व्यवधान उपस्थित किया, और इनके जीवन में व्यवधान उपस्थित किया, इनके जीवन में व्यवधान उपस्थित किया। अतः इनके द्वारा समय समय पर विद्रोह किए गए, इनके द्वारा समय समय पर विद्रोह किए गए, विद्रोह किए गए और आंदोलन भी संगठित किए गए, और आंदोलन भी संगठित किए गए, आंदोलन भी संगठित किए गए। हाँ, हाँ, किंतु आरंभ में इनके विद्रोह और आंदोलन को, आरंभ में इनके विद्रोह और आंदोलन को, विद्रोह और आंदोलन को अध्ययन से बाहर रखा गया, विद्रोह एवं आंदोलन को अध्ययन से बाहर रखा गया, अध्ययन से बाहर रखा गया। उनका विवरण, उनका विवरण केवल पुलिस रिकॉर्ड में मिलता, उनका विवरण केवल पुलिस रिकॉर्ड में मिलता, पुलिस रिकॉर्ड में मिलता, और उन्हें केवल कानून व्यवस्था का संकट बताया गया, उन्हें केवल कानून व्यवस्था का संकट बताया गया। कानून व्यवस्था का संकट बताया गया। अब ये बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर? मतलब तुम्हें ये देखना है, देखो ये सब जो एक जैसे कानून व्यवस्था का संकट बताया ना, तुमने इसमें कलम से अंडरलाइन कर लेना है। ये सब चीज क्या होता है कि तुम्हारे नेकेड आई से दिखेगा नहीं, तुमको ये चीजें दिखेगी नहीं। चीजें दिखे कैसे, उसके लिए भी थोड़ी जुगत लगानी पड़ती है, क्योंकि जानते हो तुम बुक्स भी पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है उस पर निगाह नहीं जाती है। जैसे अब बुक पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा, जैसे तुमने पहले बुक पढ़ा होगा और अब बुक पढ़ोगे तुमको खुद पता चलेगा अंतर, क्योंकि जब कुछ नॉलेज होता है ना तब बुक भी रीडिंग काम आती है ठीक से, अन्यथा वो नहीं फिर दिख पाता है उसमें। तो ये मैं एक क्वेश्चन जो नीचे से उभरने वाला इतिहास क्या है ऐसे करके एक क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी 1992 में, जिसको सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी मैंने बताया था ना तुम लोगों को। तो मुख्य शोध इसमें मार्क्सवादियों का कुछ है, लेकिन मुख्य रूप से सबाल्टर्न हिस्टोरियंस का शोध है। अब वो क्या करते थे ब्रिटिश की, इनकी चर्चा ही नहीं किया, न साम्राज्यवादी लेखकों ने किया, न राष्ट्रवादी लेखकों ने किया, क्योंकि जो बिरसा मुंडा का विद्रोह था, संथाल विद्रोह था, उसको क्या किया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के रूप में, है ना, तो उसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के रूप में चित्रित करोगे तो क्या आएगा, मतलब यही है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का हुआ, ऐसे ऐसे कुछ जनजातीय लोग थे, उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति समस्या खड़ी कर दी और फिर उसको पुलिस रिकॉर्ड में। अब जैसे देखो कई जगहों पर देखो विद्रोह हुआ। अब जैसे तुम देखो तो यही घटना जो हुई आपको ये महाराष्ट्र में जो भीमा कोरे गांव की, तो अगर वही ब्रिटिश हुकूमत में रहता तो उसको क्या दिखाते। यहाँ तो देखो अब मीडिया सशक्त हो गई, इंटेलेक्चुअल सजग हैं, इसलिए अब तो किसी चीज को दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अब उस पर सोशियोलॉजिस्ट शोध करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई भीमा कोरे गांव की जो घटना है एक तरह से तुम देखो तो एक कास्ट क्लैश है, और ये एक तरह से महारों ने अपने स्वाभिमान के लिए उसको कवर किया उस चीज को। तो लेकिन उस समय ये बात नहीं थी, उसमें क्या था वो बड़े आराम से दबा कर पुलिस रिकॉर्ड में उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम दिखा देते थे, तो वही काम उन्होंने किया। तब इस पर विशेष रूप से जो शोध होगा वो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का होगा ना। हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, एक लाइन और लिख दो। हाँ, परंतु आगे चलकर
परंतु आगे चलकर कुछ हद तक मार्क्सवादी लेखकों, कुछ हद तक मार्क्सवादी लेखक, कुछ हद तक मार्क्सवादी लेखक और फिर विशेषकर सबाल्टर्न लेखकों ने, उनके आंदोलनों को प्रकाश में लाया, उनके आंदोलनों को प्रकाश में लाया। अभी मैं जनजाति के बारे में थोड़ा सा आपको दे चुका हूं। अब देखो कुछ ऐसे कॉजेज मैं आपको बता दे रहा हूं जो किसी भी जनजाति में, जैसे एग्जाम हॉल में आप लिख रहे होगे तो एक्सक्लूसिव वाले में थोड़ी दिक्कत आपको होगी। तो मैं आपको कुछ कॉमन चीजें ऐसी बता देता हूं कि जब भी ट्राइबल्स की बात होगी तो आप उन चीजों को दिखा सकते हो। जैसे देखो एक मुद्दा उठेगा कि ब्रिटिश शासन जहां जाएगा, तो अब जैसे जनजाति लोग तो अपना दूरवर्ती क्षेत्रों में थे, उनके लाइफ में कोई इंक्रोचमेंट नहीं था, तो ब्रिटिश शासन जब उन क्षेत्रों में गया तो सबसे पहले उनके भूमि पर ही उसने दावा कर दिया। तो भूमि उनको लगता था कि कोई नहीं, भूमि हमारी, हम जोतते हैं, और उन लोगों का एग्रीकल्चर भी तो अविकसित ही होता था, तो वो अपनी भूमि जोतते थे, खाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर से, जब मैंने एनसीईआरटी में क्लास 8th वाला में आपको कहा था, एनसीईआरटी पढ़ने का आपने पढ़ा होगा, देखा ना, ट्राइबल्स का भी अलग रूप है। कुछ थे जो जंगली उत्पादों को बेचते थे, कुछ है जो मतलब मैदानी लोगों के साथ संपर्क रखते थे। मैदानी लोगों में जो निचले तबके ग्वाले, तेली वगैरह होते थे, उनसे उनका इकोनॉमिक एक्सचेंज होता था, है ना। कुछ होते थे जो एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए थे, कुछ होते थे अभी भी शिकार और वो जो जंगली उत्पाद है उसका दोहन करते थे। तो अलग अलग उनके में भी कैटेगरीज होता था। तो हुआ ऐसा कि ब्रिटिश शासन जब वहां गया तो जो, जैसे अब आप पढ़ोगे कि संथाल है, संथाल ने अपने प्रयास से पहाड़ों को काट काट कर लैंड डेवलप किया था, और उन्होंने ब्रिटिश गए तो ऊपर से एक जमींदार को थोप दिया। अब जमींदार को थोप दिया, अब जैसे कोल क्षेत्र में वो गए तो उन्होंने क्या किया, उस जमीन को ठेके पर नीलामी देनी शुरू कर दी वसूली के लिए, और उसमें आ गए महाजन जो ठेके पर नीलामी खरीदते थे। तो वहां पर जमींदार पहुंच गए, महाजन पहुंच गए, और फिर उनके जो जंगल थे तो स्वतंत्र रूप से जंगल में वो मूव करते थे और जंगली उत्पादों का संग्रह करते थे। अब उसमें क्या है कि ब्रिटिश ने जंगली उत्पादों पर तो अपना स्वामित्व का दावा कर दिया और ठेकेदार के हाथों बेच दिया। अरे भारत में पर्यावरण संकट में जो तुम कहोगे, आज जो कहते हैं कि 1/3 कम से कम फॉरेस्ट एरिया रखिए, तो इतने सारे फॉरेस्ट को बर्बाद करने में तो ब्रिटिश का बहुत बड़ा योगदान है। एक समय था और फॉरेस्ट तक उन्होंने काट के बेचा जंगलों को। तो उन्होंने जब वहां पर ठेके पर दे दी ठेकेदारों को, तो ठेकेदार अब उनको, एक तो उनका शोषण करते ठेकेदार, जैसे 2-3 चीजें होती, एक तो उनसे बेट बेगारी लेते, बेट बेगारी समझते हो, मतलब बेगारी मतलब बिना श्रम का काम करवाते, लकड़ी वकड़ी ढुलवाते। और इसके अलावा वो जो पहले जंगली उत्पादों का स्वतंत्र रूप में जंगल में घूमते थे, उनको जो कंदमूल फूल फल मिलता वो अपना करते। अब ठेकेदार कहने लगे नहीं, इसमें तुमको बाहर रहना ही, तुम्हारा नहीं है। तो अब उनको समझ में नहीं आता था कि भाई कल तक हमारा था, आज क्यों हमारा नहीं है। जमींदार ने कहना शुरू कर दिया कि हम भूमि के मालिक हैं भाई, तुम हमको कर दो। अब उनको लगता था भाई हम इनको क्यों दें, ये कौन होते हैं। उसी प्रकार से झूमिंग भी उनकी चलती थी, मतलब वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के माध्यम से खेती करते, सरकार ने उस पर भी पाबंदी लगा दी। फिर क्या करते थे ठेकेदार, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनसे बहला फुसला कर उनका अंगूठा का निशान ले लेते थे, और 5 वर्ष 10 वर्ष ऐसे करके इंडेंचर्ड लेबर, जिसको बॉन्डेड लेबर कहते हो, करार पत्र श्रमिक, वो ऐसा बनाकर उनको भेज देते, या तो सैनिक मिलिट्री कैंटोनमेंट में भेज देते थे, मतलब या तो गंदगी की सफाई के लिए, या फिर उसको भेज देते थे चाय अथवा कॉफी बागानों में। तो अब उनको बहुत ही मतलब काम करने के लिए मजदूरों के रूप में, तो उनको वहां पर शोषण होता था। और सबसे बड़ी बात है कि अपने क्षेत्र से जो पहली बार जब उखाड़ के जो किसी अन्य जगह पर भेज दिए जाते थे, तो उनको लगता था कि भाई अब तुम्ही को उठा के सीधे न्यूयॉर्क में जाके स्टेब्लिश कर दिया जाए, तो एक तो सेंस ऑफ एलिनेशन तो वहीं जाएगा ना, कि भाई हम अपने मूल से जब उखाड़ के उनको अलग फेंक दिया गया, तो उनमें एक सांस्कृतिक संकट जैसी उत्पन्न पैदा हुई। उनको लगता था कि भाई हम एक नए प्रॉब्लम में फंस गए, हमें पता नहीं, वहां का हर कुछ आबो हवा से लेकर मिले जुलने वाले लोग भी उनको अनजान जैसे लगते थे, तो उनके मन में आक्रोश उत्पन्न होता। अब इसके अलावा जैसे क्या था कि वो लोग अपने, जैसे वो लोग अफीम खाते थे, अफीम का सेवन करते थे अपने अपने लिए, और थोड़ी बहुत उत्पादन करते थे अफीम का, वो उनका शुरू से ही था,
उनके जीवन पद्धति का हिस्सा था। उसी प्रकार से वो अपने सेवन के लिए वो देसी शराब बनाते थे फर्मेंटेशन विधि से, तो देसी शराब बना के खुद अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए। अब सरकार ने क्या किया कि एक तो अफीम की खेती बंद कर दी, ऊपर उनके जैसे छोटा नागपुर में प्रत्येक घर पर 4 आने पैसे के हिसाब से उन पर आबकारी कर लगाया जाने लगा, एक्साइज ड्यूटी। अब ये बात उनके लिए बड़ा इंटॉलेबल हो गया कि भाई हम क्यों एक्साइज ड्यूटी दें। तो अब इतने फैक्टर, इसके अलावा पूर्वी भारत में विशेषकर जो ईसाई मिशनरियां जाती थी, तो ईसाई मिशनरियां तो जाती थी अपने धर्म के प्रसार के लिए, लेकिन वहां जैसे गई तो उसने अपना धर्म का प्रसार किया। कई बार ईसाई मिशनरियां इनको हेल्प भी करती थी, परंतु ईसाई मिशनरियों की मौजूदगी ही इनके लिए प्रतिक्रिया का कारण था। हु आर दे, ईसाई मिशनरियां कौन है भाई, ये उनको लगता था कि हमारे, वो तो हिंदू थे टेक्निकली, तो उनके ऊपर जबरन धर्म थोपा जा रहा है उनका, तो दे फेल्ट सफोकेटेड। So that was also a factor, you know. So many factors are there. Are you clear? तो कुछ फैक्टर्स के बारे में लिख लीजिए। जो कारण मैंने मटेरियल में भी दे दिया, अपना विस्तार से देख लें उसमें। कारण, कान में डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए और लिखिए जनजातीय क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ, जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ, जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ आगमन के साथ जमींदार साहूकार, जमींदार साहूकार और ठेकेदार जैसे नए शोषक समूहों का आगमन, ठेकेदार जैसे नए शोषक समूहों का आगमन, नए शोषक समूहों का आगमन। पॉइंट नंबर 2, जनजातीय लोगों पर ऊपर से जनजातीय लोगों पर ऊपर से जमींदार अथवा भू राजस्व के वसूलने वाले ठेकेदार को आरोपित कर दिया जाना। इस शॉर्ट में बता रहा हूं, तुम लोग कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे लिखने के क्रम में, है ना, क्योंकि बुलेटिन में दिया हुआ है ना, फिर रिपीट नहीं करना चाहता, है ना। आरोपित कर दिया जाना, फिर उसी में कॉमा दे देना। हाँ, जंगली उत्पादों के उपयोग पर रोक लगाना, जंगली उत्पादों के उपयोग पर रोक लगाना, जंगली उत्पादों के उपयोग पर रोक लगाना तथा उन पर बेगारी जैसी शोषणमूलक व्यवस्था को थोप दिया जाना, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा। देखिए, हाँ, जनजातीय क्षेत्र में भूमि स्वामित्व की, भूमि पर सामूहिक स्वामित्व,
भूमि पर सामूहिक स्वामित्व, भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की पद्धति प्रचलित थी, पद्धति प्रचलित थी, जिन्हें खुंडकट्टी कहा जाता था, प्रचलित थी जिन्हें खुंडकट्टी कहा जाता था, प्रचलित थी जिन्हें खुंडकट्टी कहा जाता था, खुंडकट्टी कहा जाता था, कहा जाता था। उसकी जगह भूमि पर निजी स्वामित्व, उसकी जगह भूमि पर निजी स्वामित्व, भूमि पर निजी स्वामित्व की पद्धति थोप दी गई, उसकी जगह भूमि पर निजी स्वामित्व की पद्धति थोप दी गई, निजी स्वामित्व की पद्धति थोप दी गई। जैसे आपको याद होगा कि चाहे वो अस्थाई बंदोबस्त है, देखो केवल ऐसा नहीं लिखना, उसको थोड़ा सा समझना, समझोगे तभी। जैसे आप याद करो ब्रिटिश के समय कि चाहे वो अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति हो या रेतवाड़ी हो या महलवाड़ी हो, हर जगह तो निजी स्वामित्व जैसी चीज तो थोप ही दी गई थी। अब कहीं पर जमींदार है, कहीं पर रैयत है, कहीं पर ग्रामीण समुदाय है, लेकिन निजी स्वामित्व का अवधारणा तो हर जगह उसने थोपी ही। और इन लोगों में था कि भाई ये पूरा इलाका ही सबका है, खुंडकट्टी अधिकार उसको बोलते थे, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता था। मतलब ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग टू ऑल, द होल कम्युनिटी, मतलब किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर फोर्थ, हाँ, ब्रिटिश के द्वारा हाँ, 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 अफीम के उत्पादन पर अंकुश लगाना, अफीम के उत्पादन पर अंकुश लगाना तथा नशीले पदार्थों के सेवन के एवज में, नशीले पदार्थों के सेवन के एवज में छोटा नागपुर में जनजातीय परिवार पर, छोटा नागपुर में जनजातीय परिवार पर आबकारी कर, एक्साइज ड्यूटी, आबकारी कर लगा दिया जाना, जनजातीय परिवार पर आबकारी कर लगा दिया जाना। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जनजातीय लोगों को ठेकेदारों के द्वारा, कुछ जनजातीय लोगों को ठेकेदारों के द्वारा अनुबंधित श्रमिक के रूप में, अनुबंधित श्रमिक के रूप में, अनुबंधित श्रमिक के रूप में, अनुबंधित श्रमिक के रूप में देखिए, चाय एवं कॉफी बागानों में काम करने भेज दिया जाना, चाय एवं कॉफी बागानों में काम करने के लिए भेज दिया जाना, काम करने के लिए भेज दिया जाना। नेक्स्ट पॉइंट, जंगली उत्पादों के खुले उपयोग पर रोक, जंगली उत्पादों के खुले उपयोग पर रोक एवं झूमिंग पर पाबंदी,
उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं ना, झूमिंग को। तो उन्होंने बुकलेट देखते हो ना कुछ देखते हो, हाँ, है ना, उसको झूम की खेती नहीं बोलते, हाँ, पर पाबंदी, हाँ हाँ, झूमिंग पर पाबंदी, हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ, कि विशेषकर पूर्वी भारत में, नेक्स्ट पॉइंट, विशेषकर पूर्वी भारत में, विशेषकर पूर्वी भारत में ईसाई मिशनरियों की उपस्थिति ने, पूर्वी भारत में ईसाई मिशनरियों की उपस्थिति ने, ईसाई मिशनरियों की उपस्थिति ने, हाँ, हाँ, ने एक विशेष प्रकार, एक विशेष प्रकार की सांस्कृतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, विशेष प्रकार की सांस्कृतिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रतिक्रिया, सांस्कृतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। अब देखो, ईसाई मिशनरियां तो ऐसे हेल्प करती थी, उनकी उपस्थिति में जो ईसाई धर्म का प्रसार करते तो हिंदू थे में प्रतिक्रिया हुई। जैसे बिरसा मुंडा का विद्रोह होगा तो बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान घोषित कर देगा वो, और कहेगा विष्णु का छोटा भाई है। तो ये जो इस तरह की बात जो आएगी, वो कहीं ना कहीं जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो जबरन धर्म थोपने की कोशिश की जा रही है, तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो जाएगी। अभी देखो, ये 6, 7, 8 पॉइंट है। अब इसमें अपनी सुविधा से जितना भूलोगे, जितना करोगे, उतना देख लेना, इसी से निकल के वहां पर उत्तर में जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर तुम्हारा आ जाएगा। अब नीचे ब्रेक देकर लिखे, देखो अब प्रकृति में मैं 2 चीज बताऊंगा। इनका जो विद्रोह होगा उसकी प्रकृति 2 तरफ की होगी। किसानों की तुलना में इनका जो विद्रोह होगा वो ज्यादा उग्र और हिंसक होगा, है ना। और इसका 2 अभिव्यक्ति होगी, एक अकस्मात विद्रोह, आउटबर्स्ट, सडन आउटबर्स्ट होगा, और वो महत्वपूर्ण संस्थानों पर, ब्रिटिश के ऊपर या जो नियर जमींदार है उनके ऊपर ये हमला करेंगे। और इसका दूसरा रूप होगा सामाजिक, मतलब ये अपने आप में समाज धर्म, अपने धार्मिक व्यवस्था में सुधार करेंगे, ये भी एक इनके मूवमेंट का हिस्सा होगा। तो ये 2 तरह से अभिव्यक्ति होगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, क्या, हाँ, समझा नहीं था, जोर से बोलो तो। हाँ हाँ, वो पंचायत होता था, ट्राइबल पंचायत होता था, हाँ हाँ। कानून व्यवस्था ये तो एक फैक्टर है, जो इनके क्षेत्र में जो हस्तक्षेप किया उसमें इम्प्लाइड है। उसमें उनका जो अपना ब्रिटिश कानून व्यवस्था, जैसे जब जमींदार आएगा, ठेकेदार आएगा, तो ब्रिटिश लॉ एंड ऑर्डर तो आ ही जाएगा। तो इनके लाइफ में तो इंक्रोचमेंट ऑलरेडी होना ही होना है। इनका जो अपना सामाजिक संरचना है उस पर तो इसका इम्पैक्ट पड़ना ही है। तो ये पॉइंट रहेगा ही। चलो आगे बढ़ो तो, लिखिए, जनजातीय विद्रोह, हाँ लिखिएगा, व्यक्त देकर, जनजातीय विद्रोह की अभिव्यक्ति, जनजातीय विद्रोह की अभिव्यक्ति, हेडिंग है जनजातीय विद्रोह की अभिव्यक्ति। अब डैश देकर लिखिएगा, कि किसान, हाँ, किसान आंदोलन की तुलना में, किसान आंदोलन की तुलना में ये अधिक उग्र और हिंसक थे, तथा इनकी अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूप में हुई, तथा इनकी अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूप में हुई, निम्नलिखित रूप में हुई। डैश पॉइंट फर्स्ट, अकस्मात विद्रोह, फर्स्ट अकस्मात विद्रोह। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक धार्मिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार, सुधार। हम नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा, थोड़ा सा, कुल जनजाति का विद्रोह, कुल जनजाति का विद्रोह, कुल जनजाति का विद्रोह, कोल जनजाति का विद्रोह।
अरे कोड लिखना पड़ेगा, तुम लोग भी हद किए हुए हो। लेकिन अरे मैटर जो तुम लोगों को देता हूं, तुम लोग एकदम पढ़ते नहीं हो बिल्कुल, क्या एकदम। अब इसमें क्या क्रिटिकल चीज तुम लोग को लिखा हो, मजा ही किरकिरा कर देते हो यार तुम लोग। मैंने क्रिटिकल लिखाने का मन नहीं करता है, मन ये होता है कि जो अभी तक पायजामा नहीं पहना हुआ है उसको हम कोट और पतलून पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमको क्या क्रिटिकल एनालिसिस, तुमको पहले बताएं कोल क्या है, कोल कैसे लिखा जाता है। तो कुछ तो शर्म करो अब, कम से कम स्टडी के स्टूडेंट हो। थोड़ा सा बुकलेट मैंने तुमको दिया है, बुकलेट मैंने आरती उतारने के लिए दिया हुआ है। एक बार क्यों नहीं मार, जैसे क्लास आज होना है विद्रोह का, तो अब थोड़ा सा किसान पर, थोड़ा सा जनजाति, एक नजर क्यों नहीं मार देते हो। पढ़ने में पढ़ना गुनाह है क्या, मटेरियल देखना गुना, यही मटेरियल नहीं देते तो तुम रोज ऑफिस का चक्कर लगाते कि सर मटेरियल नहीं देते हैं, सर यहाँ से लेके पूरे दुनिया में प्रचार करते, कुछ मटेरियल नहीं मिलता है स्टडी में, सर केवल क्लास में करवाते हैं। और मटेरियल देते तो क्या करते हो, आरती उतारते हो क्या। अब हमसे पूछ रहे हो कोल कैसे लिखा जाता है, क्या कोल। अब कोल नहीं जानोगे, ये तीन इंपॉर्टेंट 19वीं सेंचुरी का तीन इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, कोल, संथाल और मुंडा। मुंडा का दूसरा नाम है उलूगन। तो फिर अगर ये नहीं करोगे तो फिर अपेक्षा मत करो कि क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस होगा और अच्छा लिखोगे या फिर यूपीएससी भी क्वालिफाई करोगे। अपना फ्रस्ट्रेशन व्यवस्था पर मत उतारने की कोशिश करो, पहले अपने आप को इस योग्य बनाओ, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ो। क्लास में मैं जितना करवाता हूं उसको डाइजेस्ट करो, लेकिन एक नजर कम से कम बेसिक नाम तो पता होना चाहिए ना, कि भाई कौन सा विद्रोह है, पता चले कि मुंडा विद्रोह, तो सही मुंडा क्या होता है, संथाल क्या होता है। ये तो नॉन हिस्ट्री का जो बच्चा होता है वो भी पीटी के लिए पढ़ता है, इसको याद रखता है। कुल जनजाति के विद्रोह लिखो, उसका टाइम पीरियड लिख दो ब्रैकेट में, 1831, 1831। अब डैश देकर लिखो कि कोल जनजाति छोटा नागपुर के क्षेत्र में बसी हुई थी। कोल जनजाति छोटा नागपुर के क्षेत्र में बसी हुई थी। यह क्षेत्र 1820 तथा उसके पश्चात, यह क्षेत्र 1820 तथा उसके पश्चात ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। फिर इन लोगों के जीवन में, हस्तक्षेप आरंभ हुआ। अतः 1831 में कोल जनजाति ने विद्रोह किया। कोल जनजाति ने विद्रोह किया। वे अपने मवेशी लेकर जंगलों में चले गए। और वहीं से उग्र संघर्ष आरंभ कर दिया। उग्र संघर्ष आरंभ कर दिया। लेकिन हाँ, अंत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। इस
विद्रोह को दबाया गया। हाँ देखिए, हाँ देखिए, हाँ हाँ हाँ, इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता बुद्धू भगत था। इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता बुद्धू भगत था। बुद्धू भगत था। अब नेक्स्ट लिखो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह लिखिए, संथाल जनजाति। टाइम पीरियड संथाल विद्रोह 1855-56 कर दो। संथाल विद्रोह टाइम पीरियड 1855-56। लिखिए, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति भागलपुर एवं राजमहल के बीच भागलपुर एवं राजमहल के बीच तथा कुछ आसपास तथा आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। उस क्षेत्र को दमन एकोह, उस क्षेत्र को दमन एकोह कहा जाता था। दमन एकोह, दमन एकोह कहा जाता था। दमन एकोह कहा जाता था। देखिए, हाँ, संथालों ने स्वयं अपने श्रम पर, संथालों ने स्वयं अपने श्रम पर भूमि का विकास किया था। संथालों ने स्वयं अपने श्रम पर भूमि का विकास किया था और खेती आरंभ की थी। भूमि का विकास किया था और खेती आरंभ की थी। खेती आरंभ की थी। परंतु ब्रिटिश ने ऊपर से उन पर जमींदारों को थोप दिया। ब्रिटिश ने ऊपर से उन पर जमींदारों को थोप दिया। जमींदारों को थोप दिया, थोप दिया। और फिर जमींदारों ने भूमि का स्वामी होने का दावा किया। और फिर जमींदारों ने भूमि का स्वामी होने का दावा किया। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ लिखिए, हाँ, जमींदारों ने भूमि का स्वामी होने का दावा किया, यहीं तक लिखा है ना आपने? हाँ लिखिए, फिर जनजातीय लोगों पर, फिर जनजातीय लोगों पर, जनजातीय लोगों पर भू राजस्व की अधिकतम राशि, भू राजस्व की अधिकतम राशि निर्धारित कर दी गई। भू राजस्व की अधिकतम राशि निर्धारित कर दी गई। अधिकतम राशि निर्धारित कर दी गई, कर दी गई। भू राजस्व की अधिकतम राशि निर्धारित कर दी गई। इस कारण जनजातीय लोग पीड़ित हुए। इस कारण जनजातीय लोग पीड़ित हुए। इसके अतिरिक्त साहूकारों के द्वारा भी, इसके अतिरिक्त साहूकारों के द्वारा भी
उनका निरंतर शोषण किया जा रहा था। उनका निरंतर शोषण किया जा रहा था, किया जा रहा था। उन्हें अत्यधिक ब्याज पर कर दिया जाता, उन्हें अत्यधिक ब्याज पर कर दिया जाता, अत्यधिक ब्याज पर कर दिया जाता। ठीक है, हाँ। अतः 1854 में संथाल नेता सिद्धू एवं कान्हू के अंतर्गत, संथाल नेता सिद्धू और कान्हू, संथाल नेता सिद्धू और कान्हू के अंतर्गत, सिद्धू और कान्हू के अंतर्गत संथाल संगठित हुए। सिद्धू और कान्हू के अंतर्गत, और कान्हू के अंतर्गत संथाल। ये भागलपुर में, अभी भी अगर भागलपुर में जाओगे तो भागलपुर मेन चौक पर एक तिलका माझी चौक कहलाता है, वहां पर तिलका माझी था, वो कलेक्टर को ही तीर से मार डाला था, संथाल था, है ना। तो उसमें अब वो फ्रीडम फाइटर माना जाता है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम समझा गया था। हाँ, हाँ, उन्होंने ब्रिटिश, हाँ लिखा, हाँ हाँ हाँ, संथाल, हाँ, संगठित हुए और उन्होंने ब्रिटिश पर हमला कर दिया, और उन्होंने ब्रिटिश पर हमला कर दिया, उन्होंने ब्रिटिश पर हमला कर दिया, हमला कर दिया। ब्रिटिश ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए, कुचलने के लिए बल प्रयोग का सहारा लिया, बल प्रयोग का सहारा लिया। हाँ लिखा, हाँ हाँ, तथा सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार कर जेल खाने में डाल दिया गया, तथा सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार कर जेल खाने में डाल दिया गया। नीचे ब्रेक देकर लिखो, मुंडा अथवा उलूगन विद्रोह, मुंडा अथवा उलूगन विद्रोह, मुंडा अथवा उलूगन, मुंडा अथवा उलूगन विद्रोह, मुंडा अथवा उलूगन विद्रोह। टाइम पीरियड लिखो 1898, 1898, 1900। लिखिए, मुंडा किसान थे, मुंडा किसान थे तथा स्वतंत्र रूप से खेती करते थे। मुंडा किसान थे तथा स्वतंत्र रूप से खेती करते थे। परंतु छोटा नागपुर पर ब्रिटिश नियंत्रण के बाद, परंतु छोटा नागपुर पर ब्रिटिश नियंत्रण के बाद मुंडाओं के जीवन में हस्तक्षेप हुआ, मुंडाओं के जीवन में हस्तक्षेप हुआ तथा उनका शोषण शुरू हो गया, तथा उनका शोषण शुरू हो गया। विद्रोह करने से पूर्व ईसाई मिशनरियों, विद्रोह करने से पूर्व ईसाई मिशनरियों की सहायता से, विद्रोह करने से पूर्व ईसाई मिशनरियों की सहायता से, सहायता से मुंडाओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, मुंडाओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
खटखटाया था, परंतु जब इसका निराकरण नहीं निकला, परंतु जब इसका निराकरण नहीं निकला, तब उन्होंने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तब उन्होंने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। हाँ, कर दिया। बिरसा ने अपने को बिरसा भगवान घोषित किया। बिरसा ने अपने को बिरसा भगवान घोषित किया। साथ ही उसने अपने को घोषित किया, साथ ही उसने अपने को विष्णु के छोटे भाई के रूप में भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार कुछ समय के लिए विद्रोह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया। विद्रोह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया। बिरसा ने ब्रिटिश पर हमला करने का आदेश जारी किया। बिरसा ने ब्रिटिश पर हमला करने का आदेश जारी किया। बिरसा ने ब्रिटिश पर हमला करने का आदेश जारी किया। हमला करने का आदेश जारी किया। परंतु फिर भी जनजातियों का यह छोटा समूह आधुनिक आधुनिक हथियारों से सुसज्जित ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सुसज्जित ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया गया। और मतलब क्या होता है, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो ऊपर एजुकेशन में जाओगे, जब डीयू वगैरह में, चाहे तो वो तो मान के चलते हैं कि नैरेटिव बच्चा जानता है, हमको सिर्फ उसको एनालिसिस देना है, उसको क्रिटिसाइज करके बताना है, और बच्चा नैरेटिव जानता नहीं रहता है। अब इधर एक नया ट्रेंड आया है, अभी एक ईरा मुखर्जी की बुक आई है मुगल हरम पर, द डॉटर ऑफ द सन करके, फिर एक रूबी लाल की बुक आई है नूरजहां पर। तो ये सब जो बुक आई है, तो अब इन लोग, अब ये जो नई जो एक ट्रेंड आ गया है, इधर विलियम डेलिम्पल ने ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 पर लिखा हुआ था। तो इन लोगों का कहना है कि देखो भाई, ये जो हिस्टोरियंस सब स्मार्ट तो बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि इतिहास के विषय में नैरेटिव को ही उड़ा दिया है। तो नैरेटिव को उड़ा दिया है, नैरेटिव का महत्व बहुत कम हो गया, इतिहास हो गया केवल क्रिटिकल एनालिसिस। तो उससे क्या हुआ कि इतिहास विद्वानों के वर्ग में, जैसे संस्कृत भाषा एक समय थी ना, कि संस्कृत भाषा देववाणी हो गई तो देवलोक में ही पधार गई, तो उसी प्रकार से जो हिस्ट्री हो गया है वो विद्वानों की चीज हो गई।
कॉमन पीपल को अब क्या, कॉमन पीपल को क्या मतलब है कि भाई आप सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करते हो, उसका क्या, ये तो कॉमन पीपल तो कुछ मतलब नहीं। कॉमन पीपल अगर तुम्हारे दादाजी से बात करोगे कभी तो बोले इतिहास तो कहानी सुनेगा जी ये हुआ। उनको अगर बताओ कि देखिए औरंगजेब जो था एक बृहद राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था और वहां पर उत्तराधिकार का जो दारा सिक्कों से हुआ, तो उनको केवल यही मतलब हुआ कि बाप को गिरफ्तार कर लिया, भाई को मार डाला, क्रूर था, धन, यही इतिहास का मतलब यही समझेंगे कि अकबर अच्छा था, औरंगजेब बुरा था। अब उनको अगर सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस समझाओगे क्या उनको उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो अब एक नई जो ट्रेंड आई इसमें ये कहना है कि भाई इतिहास के नैरेटिव को खत्म मत करिए, नैरेटिव रहने दीजिए ताकि इतिहास एक पॉपुलर सब्जेक्ट कॉमन पीपल के बीच बना रहे। पार्टीशन में आप एनालिसिस करेंगे, पार्टीशन की एक कहानी भी तो है, लेट देम नो, समझ रहे हो ना। तो धीरे धीरे इस तरह का ट्रेंड अब डेवलप कर रहा है। कुछ ऐसे हैं जो प्योर हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मतलब एक तरह से इस लेखन के प्रति थोड़ा बगावत कर रहे हैं कि भाई नहीं, नैरेटिव होना चाहिए। अभी सब मैं बता दूंगा, थोड़ा जो इंटरव्यू में जब जाने वाले होंगे उससे पहले बता दूंगा जी। इंटरव्यू में तरह तरह के क्वेश्चन, अच्छा अभी हिस्ट्री में वो क्या नया ट्रेंड नजर आ रहा है, क्या आप नई चीज देख रहे हो, तो उस सब के लिए तुम अभी अभी बच्चे हो तो थोड़ा मैच्योर और हो जाओगे तब ये सब चीज बताऊँ। पहले तो अभी एनालिसिस सीखो बढ़िया ढंग से। तो अब इसमें हम इसको पार्ट पार्ट कर देते हैं, जो कौन कौन चीज़ तुमको लिखने में काम आ जाएगा। नीचे ब्रेक देकर लिखिए। हाँ, मैंने टाइटल, छोटा सा टाइटल, हाँ, कि क्या, हाँ, क्या जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन, क्या जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन आंदोलन ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वास्तविक चुनौती खड़ी कर सके। ब्रिटिश शासन की विरुद्ध चुनौती खड़ी कर सके, खड़ी कर सके, प्रश्नवाचक चिन्ह, हाँ, डैश देकर लिखिए। हाँ, 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 लिखिए, हाँ, डैश देकर लिखिए। हाँ, लिखिए, हाँ, लिखिए, इन आंदोलनों और विद्रोहों का आधार क्षेत्रीय, इन आंदोलनों का आधार क्षेत्रीय, आधार क्षेत्रीय, उद्देश्य सीमित, उद्देश्य सीमित और दृष्टिकोण, दृष्टिकोण संकीर्ण था, दृष्टिकोण संकीर्ण था, संकीर्ण था। हाँ, लिखिए, हाँ, लिखिए, हाँ, न इन्हें औपनिवेशिक शोषण का ज्ञान था, न इन्हें औपनिवेशिक शोषण का ज्ञान था, और न ही ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति की समझ, और न ही ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति की समझ, ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति की समझ, ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति की समझ, समझ, हाँ, ये अकस्मात विद्रोह के रूप में प्रकट होते, ये अकस्मात विद्रोह के रूप में प्रकट होते तथा तथा शीघ्र तथा शीघ्र विलीन हो जाते, तथा शीघ्र विलीन हो जाते। पॉइंट नंबर 2, हाँ, 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 देखिए, हाँ, हाँ, देखिए, हाँ, जनजातीय नेताओं के द्वारा, जनजातीय नेताओं के द्वारा, जनजातीय समूह को संगठित करने, जनजातीय समूह को संगठित करने की पद्धति भी पृथक थी, जनजातीय समूह को संगठित करने की पद्धति भी पृथक थी।
ये रीति रिवाज परंपरा, ये रीति रिवाज परंपरा और अंधविश्वास से प्रेरित मान्यताओं और अंधविश्वास से प्रेरित मान्यताओं के आधार पर संगठित होते, मान्यताओं के आधार पर संगठित होते और फिर ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का प्रयास करते, और फिर ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का प्रयास करते। इन आंदोलनों का दृष्टिकोण मसीहावादी था। इन आंदोलनों का दृष्टिकोण मसीहावादी था, जिसमें जिसके तहत नेता को अर्धदैविक चरित्र के रूप में, अर्धदैविक लिख लोगे, अर्धदैविक लिख लोगे, नेता को अर्धदैविक चरित्र अथवा उद्धारक के रूप में, अर्धदैविक चरित्र अथवा उद्धारक के रूप में देखा जाता, अर्धदैविक चरित्र अथवा उद्धारक के रूप में देखा जाता। देखो ये जो दूसरा वाला पॉइंट मैंने कहा है, वो पॉइंट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि मतलब एक सामान्य सी मान्यता जनजातीय लोगों में थी, मतलब वो लोग नहीं तो जादू टोना अंधविश्वास वगैरह में, तो उनको अगर आप आधुनिक विचारों के आधार पर संगठित करने की कोशिश करोगे तो क्या संगठित होंगे? उनको तो एक बार से नेता का आह्वान हो जाते थे। तो मसीहावादी दृष्टिकोण से मतलब है कि उनके बीच में सामान्यतः एक मान्यता यह थी कि हथियारों से जहां, अब जैसे बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ तो बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान घोषित कर दिया, विष्णु का छोटा भाई। तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जब विष्णु का छोटा भाई भी हमारे साथ है तो हमें कौन हरा सकता है। तो उनके बीच मान्यता इस प्रकार की हो गई कि अस्त्रों से लदा हुआ एक जहाज आएगा और प्रत्येक जनजातीय के हाथ में एक एक हथियार आ जाएगा, और जब साहब लोग इनके ऊपर हथियार चलाने की कोशिश करेंगे तो बिरसा भगवान अपना हाथ ऊपर उठाएगा और साहब लोगों के हथियार गलकर पानी हो जाएंगे। तो इस प्रकार की मान्यता के तहत वो आक्रमण कर रहे थे, और उसी समय उनकी घोषणा आ रही थी, कटोंग बाबा कटोंग, राड़ी कटोंग, साहेब कटोंग, मतलब जो भी है सामने उसको काट कर फेंको, क्योंकि बिरसा भगवान का आदेश है। तो जाहिर है कि उनकी अभी समझ बहुत व्यापक नहीं है, और उनको तो ये भी पता नहीं कि जिसे हम लड़ रहे हैं उसकी ताकत क्या है। उनको तो लग रहा है कि अरे हुआ, भगवान हमारे साथ है, अब क्या करना है। तो पैराग्राफ एक लाइन को लिख दो, उपर्युक्त कारणों से ये जनजातीय विद्रोह अथवा आंदोलन, उपयुक्त कारणों से ये जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोई बड़ी चुनौती खड़ी नहीं कर सके। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वास्तविक चुनौती खड़ी नहीं कर सके, अब नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा हेडिंग, फिर माइनर हेडिंग दीजिए जल्दी। लिखिए कि क्या ये जनजातीय आंदोलनों ने क्या ये जनजातीय आंदोलन अप्रभावी रहे? ये जनजातीय आंदोलन अप्रभावी रहे और इन्होंने ब्रिटिश नीति में कोई बदलाव नहीं लाया, ब्रिटिश नीति में कोई बदलाव नहीं लाया।
प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देना, डैश देकर लिखिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यद्यपि 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 यह सही है, कि ब्रिटिश ने इन विद्रोहों और आंदोलनों को दबा दिया, ब्रिटिश ने इन विद्रोहों और आंदोलनों को दबा दिया, इन विद्रोहों और आंदोलनों को दबा दिया, दबा दिया, दबा दिया। परंतु यह भी सही है, परंतु यह भी सही है, परंतु यह भी सही है कि ब्रिटिश ने, ब्रिटिश ने, ब्रिटिश ने इनके प्रतिरोध को देखते हुए अपनी प्रशासनिक नीति में, ने कट कर दो, ने नहीं होगा, हाँ, ब्रिटिश ने कट कर दो, ब्रिटिश इन प्रतिरोध को, इनके प्रतिरोध को देखते हुए अपनी प्रशासनिक नीति में, अपनी प्रशासनिक नीति में थोड़ा परिवर्तन लाने के लिए विवश हुए, अपनी प्रशासनिक नीति में थोड़ा परिवर्तन लाने के लिए विवश हुए, परिवर्तन लाने के लिए विवश हुए, विवश हुए, विवश हुए। उदाहरण के लिए कोल जनजाति के विद्रोह के बाद, कोल जनजाति के विद्रोह के बाद देखिए, हाँ, कोल जनजाति के विद्रोह के बाद, हाँ कोल, हाँ हाँ हाँ, कोल क्षेत्र को, कोल क्षेत्र को, कोल क्षेत्र को, एक विशिष्ट क्षेत्र घोषित कर दिया गया, एक विशिष्ट क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और उसके लिए अलग प्रकार के अधिनियम बनाए गए, अलग प्रकार के अधिनियम बनाए गए, तथा इस बात का भी ध्यान रखा गया, इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उनकी भूमि पर, उनकी भूमि का गलत तरीके से अधिग्रहण नहीं हो, उनकी भूमि का गलत तरीके से अधिग्रहण नहीं हो, गलत तरीके से अधिग्रहण नहीं हो, अधिग्रहण नहीं हो। अधिग्रहण नहीं हो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 नहीं, पॉइंट कहां दे रहे हो, उसे ही निकले। हाँ हाँ, उसी प्रकार संथाल विद्रोह के पश्चात, संथाल विद्रोह के पश्चात, संथाल विद्रोह के पश्चात एक पृथक प्रशासकीय क्षेत्र, एक पृथक प्रशासकीय क्षेत्र संथाल परगना का गठन किया गया, एक पृथक प्रशासकीय क्षेत्र संथाल परगना का गठन किया गया, संथाल परगना का गठन किया गया। हाँ, अंत में मुंडा विद्रोह के पश्चात, मुंडा विद्रोह के पश्चात, मुंडा विद्रोह के पश्चात 1908 में
मुंडा विद्रोह के पश्चात 1908 में छोटा नागपुर रेतवारी कानून लाया गया। मुंडा विद्रोह के पश्चात 1908 में छोटा नागपुर रेतवारी कानून लाया गया। छोटा नागपुर रेतवारी कानून लाया गया तथा इसके तहत छोटा नागपुर के किसानों को इसके तहत छोटा नागपुर के किसानों को बिहार के किसानों से छोटा नागपुर के किसानों को बिहार के किसानों से कई दशक पूर्व भूमि पर दखली दे दी गई। भूमि दखल समझते हो ना? हाँ, भूमि पर दखली दे दी गई। अब ये हो गया। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए इन जनजातीय आंदोलनों का महत्व क्या? समझा नहीं? हाँ, दखली। हाँ, मतलब उससे पहले क्या था कि उनको भूमि का मतलब भूमि पर नियंत्रण नहीं, मतलब जैसे सारा भूमि तो दे दिया गया जमींदारों को, उनका है, उनका उसमें कुछ पावर नहीं है। जैसे उनके मतलब नॉर्मली क्या होता था कि उस भूमि पर उनका दावा नहीं था। पहली बार उनको भूमि पर दावा दिया गया। तो पहले मतलब बिहार के किसानों को यह हक आगे चलकर मिला, लेकिन छोटा नागपुर के जो मुंडा थे उनको यह अधिकार पहले मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो मुंडा विद्रोह हुआ उसका इंपैक्ट है। समझ रहे हो ना? वही चीज है। नीचे ब्रेक देकर लिखिए। हाँ, लिखिए। हाँ, इन जनजातीय आंदोलनों का महत्व, फिर महत्व डैश देकर लिखिए। डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। जिस समय तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले लोग ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग कर रहे थे, उस समय ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग कर रहे थे, उस समय इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध खड़ा होने का साहस दिखाया। पॉइंट नंबर 2 कि उन्होंने, हाँ, पॉइंट नंबर 2, हाँ, इन्होंने ग्रामीण प्रतिरोध की आरंभिक मिसाल कायम की। एक दृष्टि से संथाल विद्रोह 1857 के महाविद्रोह 1857 के महाविद्रोह की पूर्व सूचना बनकर आई थी। पूर्व घोषणा भी कर सकते हो, पूर्व घोषणा बनकर आई थी। उसी प्रकार मुंडा विद्रोह ने आगे आने वाले
आगे आने वाले सभी जनजातीय आंदोलनों को प्रेरणा दी। आगे आने वाले सभी जनजातीय आंदोलनों को प्रेरणा दी। सभी जनजातीय आंदोलनों को प्रेरणा दी। प्रेरणा दी। समझ गए? अब देखो क्या। झारखंड का मुद्दा बहुत आगे चल कर आया है। वो आया है 20वीं सदी वाला जो मूवमेंट हुआ है उसके बाद आया है। अभी झारखंड बहुत दूर है। 19वीं सेंचुरी के मूवमेंट में झारखंड का दृष्टांत देना उचित नहीं होगा। झारखंड का जब छोटा नागपुर में होगा ना, ताना भगत मूवमेंट होगा, जतरा भगत मूवमेंट होगा, ये सब 20 के दशक में, 1920 के दशक में आएगा। तो वहां से झारखंड का मुद्दा धीरे 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 फिर जयपाल सिंह आएगा, तो वो बहुत लंबी यात्रा है। अभी झारखंड बहुत दूर है, उसको देना ठीक नहीं। एक पॉइंट इसमें और दे दो, वो वाला भी ऊपर जो हम लोगों ने दिया है, पॉइंट नंबर 2 देना, पॉइंट नंबर 3 लिखना। पॉइंट नंबर 3 लिखिए कि हाँ, 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 कि इन आंदोलनों और विद्रोहों ने, इन आंदोलनों और विद्रोहों ने जनजातीय लोगों के संदर्भ में जनजातीय लोगों के संदर्भ में स्वयं ब्रिटिश नीति पर भी प्रभाव डाला। जनजातीय लोगों के संदर्भ में स्वयं ब्रिटिश नीति, स्वयं ब्रिटिश नीति पर भी प्रभाव डाला। इज दिस पॉइंट क्लियर? मतलब जनजातीय लोगों के संदर्भ में क्या है कि स्वयं ब्रिटिश नीति पर भी प्रभाव डाला, जो ऊपर हमने लिखवाया हुआ। अब देखो, अब थोड़ा सा यहां पर मैं एक चीज डील कर लेना चाहूंगा कि थोड़ा सा 20वीं सदी के जनजातीय मूवमेंट के नेचर के बारे में थोड़ा तुम लोगों को बताना चाहूंगा। नीचे ब्रेक देकर फिर हेडिंग दे दो, मतलब इसी में है, माइनर हेडिंग ही दे देना। हाँ, 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 कि 20वीं सदी, हाँ, 20वीं सदी में होने वाले जनजातीय आंदोलन, 20वीं सदी में होने वाले जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन 19वीं सदी के आंदोलनों से, 19वीं सदी के आंदोलनों से अपने स्वरूप में, आंदोलन से अपने स्वरूप में किस प्रकार पृथक थे, किस प्रकार पृथक थे, अपने स्वरूप में किस प्रकार पृथक थे। प्रश्नवाची चिन्ह डाल दो। अब डैश देकर लिखिए, देखिए 20वीं सदी के जनजातीय आंदोलन, 20वीं सदी के जनजातीय आंदोलन 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 का दृष्टिकोण ज्यादा रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है मूल परिवर्तनवादी, ज्यादा रेडिकल प्रतीत होता है, ज्यादा रेडिकल प्रतीत होता है। और यह, और ये, और ये, बृहद, ये, और ये बाह्य मुद्दों से भी जुड़ते चले गए। ये बाह्य मुद्दों से भी जुड़ते चले गए, बाह्य मुद्दों से भी जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। देखिए उदाहरण के लिए उड़ीसा में खोंद जनजाति, उदाहरण के लिए उड़ीसा में खोंद जनजाति
उड़ीसा में खोंद जनजाति, जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया, लोगों ने विद्रोह किया, लोगों ने विद्रोह किया, हाँ विद्रोह किया था, हाँ, हाँ उन्हें उन्हें इस बात का ज्ञान था, इस बात का ज्ञान था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति जर्मनी से कमजोर हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति जर्मनी के समक्ष कमजोर पड़ रही है। ब्रिटेन की स्थिति जर्मनी के समक्ष कमजोर पड़ रही है। जर्मनी के समक्ष कमजोर पड़ रही है। पॉइंट हमने इधर हो गया। हाँ, उसी प्रकार 1920 के दशक में, उसी प्रकार 1920 के दशक में छोटा नागपुर में 1920 के दशक में छोटा नागपुर में जतरा भगत के नेतृत्व में, छोटा नागपुर में जतरा भगत के नेतृत्व में, जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन आरंभ हुआ। ताना भगत आंदोलन आरंभ हुआ। हाँ, इसमें गांधीवादी सत्याग्रह, इसमें गांधीवादी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रयोग किया गया था। इसमें गांधीवादी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रयोग किया गया था। तकनीकी का प्रयोग किया गया था। प्रयोग किया गया था। हाँ, 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 इसके अतिरिक्त अतिरिक्त 1922 में आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में 1922 में आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में अल्लूड़ी सीताराम राजू, रंपा क्षेत्र में अल्लूड़ी सीताराम राजू के अंतर्गत, अल्लूड़ी सीताराम राजू के अंतर्गत एक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में सीताराम राजू ने सफलतापूर्वक गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम को अपने द्वारा अपनाई गई हिंसा की पद्धति, अपने द्वारा अपनाई गई हिंसा की के साथ जोड़ दिया। अपने द्वारा अपनाई गई हिंसा की पद्धति के साथ जोड़ दिया। देखो अब यहां पर तुम लोग देखो, गौर करना, ये लाइन का मतलब समझे, अहिंसा मत समझना, हिंसा मतलब आधा गांधीवादी था वो,
रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम तो गांधी से लिया, लेकिन अहिंसा की पद्धति गांधी से नहीं ली, बल्कि अपनी हिंसा पद्धति के साथ अहिंसा रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम को जोड़ा। हाँ, लेकिन हाँ, अंत में हम जेलियांगग्रांग आंदोलन, जेलियांगग्रांग आंदोलन का उदाहरण दे सकते हैं। अंत में हम जेलियांगग्रांग आंदोलन का उदाहरण दे सकते हैं। जेलियांगग्रांग आंदोलन का उदाहरण दे सकते हैं। यह आंदोलन जैदोनांग, जैदोनांग नामक एक नेता के द्वारा, मणिपुर में चलाया गया था। चला गया था। आगे उसे गिरफ्तार कर जेल खाने में डाल दिया गया। हाँ, तथा मृत्युदंड दे दिया गया। तो फिर उसकी भतीजी रानी गैडेल्यू, ने इस आंदोलन को संगठित किया और गांधीवादी अहिंसक तरीके से उसे आगे बढ़ाया। गांधीवादी अहिंसक तरीके से उसे आगे बढ़ाया। वह 1932 में गिरफ्तार कर ली गई। 1932 में गिरफ्तार कर ली गई और भारत की आजादी तक उसने जेल में ही बिताया। हाँ, जेल में ही बिताया। हाँ हाँ, फिर आजादी के बाद नेहरू ने उसकी देशभक्ति की खुलकर सराहना की। अब देखो, अब 20वीं सदी में तुमको ये बहुत है, इससे न ज्यादा आपको मूवमेंट जानने की जरूरत है, न इससे ज्यादा आप लिख सकते हो। क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, थोड़ा हड़बड़ी मत मचाओ। किसी नए मिशन पर जा रहे हो संडे को क्या? बस 2 मिनट रुको, अभी 2-4 मिनट अब छोड़ ही रहा हूं तुम्हें। क्वेश्चन मॉडल प्रश्न लिखो, उसमें क्या क्या कवर करना है। पहला प्रश्न लिखो। हाँ,
लिखिए पहला प्रश्न, हाँ, कि 19वीं सदी में होने वाले जनजातीय आंदोलन 19वीं सदी में होने वाले जनजातीय आंदोलन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के तर्कशास्त्र में ही निहित थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के तर्कशास्त्र में ही निहित थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के तर्कशास्त्र में ही निहित थे। इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब बताओ ये हो जाएगा? कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ना? जैसे उसी में से निकाल लोगे पॉइंट जो शुरू में लिखाया है, और मतलब उसको उलट के देखने की जरूरत नहीं है, वो देखा हुआ है घर पर भाई का। हाँ हाँ, तो वहां से निकालोगे और पहले थोड़ा उसी से शुरू कर दो कि भाई ब्रिटिश शासन की प्रकृति पुराने शासनों से पृथक रही थी, जहां पुराने शासन व्यवस्था में ब्रिटिश शासन ने पूरे इसमें बदलाव लाया। अब उसमें सिविल वाला न लिखकर जनजातीय वाला है, केवल जनजातीय में लिखना कि जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश गए तो उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन उसमें क्या है, केवल कारण लिखने से नहीं काम नहीं चलेगा, तुमको शॉर्ट में ही एक दो लाइन में उदाहरण देना पड़ेगा। कोल जनजाति का, संथाल का और मुंडा का, इसका उदाहरण इंसर्ट करके दोगे। विदाउट उदाहरण जो होगा वो तुम्हारी आंसर में विश्वसनीयता नहीं आ पाएगी, इसलिए उदाहरण के साथ तुमको 2-3 उदाहरण देना पड़ेगा। लेकिन अब 200 वर्ड्स में लिखना है तो 200 वर्ड्स को आपको उसको संभालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। लिखिए, नीचे से उभरने वाला इतिहास क्या है? नीचे से उभरने वाला इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? या किस प्रकार जनजातीय आंदोलन के प्रति हमारे समग्र दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देता है। हमारे समग्र दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देता है। कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलनों के संदर्भ में, फिर कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलनों के संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब थोड़ा सा मुझे ये श्योर करके बताओ कि तुम्हारे बुकलेट में ये क्वेश्चन का आंसर दिया तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मार्क लगा हुआ है ना? जैसे बुकलेट तुम ये जो सेकंड वाला बुकलेट है वो है तुम्हारे पास? निकालो तो। एक मिनट। है कितना? 18। हाँ देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। ये क्वेश्चन जहां दूसरा वाला लिखा है ना, वहां नीचे ब्रैकेट डालो और ब्रैकेट डालो। हाँ, बुकलेट पेज संख्या 19। इसको बढ़िया से पढ़ लेना तुम लोग, पढ़ के समझ लो कि समझा दूं, समझा दें। जैसे बचपन क्लास में याद होगा जो टीचर पाठ पढ़ाते थे क्या? हाँ देखो, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में इतिहास लेखन का दृष्टिकोण भी बदलता रहा है, समझ रहे हो? एक समय था जब केवल अभिजात वर्ग इतिहास के अध्ययन के केंद्र में था तथा इतिहास लेखकों का ध्यान अभिजात वर्गीय संगठन और विचारधाराओं पर केंद्रित रहा था। मैंने सबाल्टर्न बताया था ना तुम लोगों को क्या? हाँ, पड़ोसी कहीं पर निर्भर हो, बुकलेट लेके क्यों नहीं आते हो? हाँ, हाँ। वो पहला वाला बुकलेट लेके क्यों घूम रहे हो? दूसरा वाला क्या हुआ तुम्हारा? तथा इतिहास लेखकों का ध्यान अभिजात वर्गीय संगठन विचारधाराओं पर केंद्रित, परंतु कालांतर में चलकर एक नवीन दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसने समाज में दलित वर्ग की सुध ली
उदाहरण के लिए साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी लेखन ने इतिहास को ऊपर से देखा, यद्यपि मार्क्सवादी लेखन ने इतिहास के दृष्टिकोण में, अभी तुम बुकलेट मंगा ही रहे हो, कहाँ से मंगाए थे, इंपोर्टेड करवाए थे क्या? हाँ, मार्क्सवादी लेखन के इतिहास के दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन लाया, परंतु जिसे हम नीचे से उभरने वाला इतिहास कहते हैं वो सबाल्टर्न इतिहास लेखन की देन है। परिचय तो क्लियर हो गया होगा क्या? सबाल्टर्न इतिहास लेखन का बल नेतृत्व की भूमिका की जगह सामाजिक प्रक्रिया के अध्ययन पर रहा तथा इसने स्थापित करने का प्रयास किया कि नेता जनसामान्य की दिशा नहीं देता बल्कि नीचे से उभरने वाला दबाव नेतृत्व को दिशा देता है। इस नवीन दृष्टिकोण का स्वाभाविक परिणाम हुआ कि असभ्य कहे जाने वाले लोगों के असंतोष और विद्रोह इतिहास लेखन के विषय बन गए। और फिर जब तक इन घटनाओं को पुलिस रिपोर्ट के में कानून अब तक इन घटनाओं को पुलिस रिपोर्ट में कानून का उल्लंघन और आपराधिक घटनाएं बताई जाती थी, उन्हें अब जन विद्रोह के रूप में देखा जाने लगा। इस क्रम में 19वीं सदी के संथाल और मुंडा विद्रोह की घटनाओं को लिया जा सकता है। संथालों का विद्रोह वर्षों से सुलग रहा था, असंतोष का परिणाम था जब स्वयं उनके द्वारा विकसित भूमि पर ब्रिटिश ने जमींदारों को स्थापित कर दिया तथा शोषण की प्रक्रिया से साहूकार जुड़ गए। तो फिर भागलपुर राजमहल के सिद्धू और कन्हू जैसे जनजातीय नेताओं के अंतर्गत संगठित होकर 1855 में उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसी प्रकार की घटनाएं 19वीं सदी में अंत में छोटा नागपुर में देखी जा सकती, जिस मुंडा अथवा उल्लंघन विद्रोह के रूप में देखा गया। मुंडाओं ने कृषि संबंधित अधिकारों पर आघात हुआ तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व मुंडाओं ने 1898 में ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह करते हुए उन पर धावा बोल दिया। संथाल और मुंडा विद्रोह जन विप्लव था, परंतु उसके स्वरूप समझने के लिए इतिहास लेखन संबंधित दृष्टिकोण में परिवर्तित लाना आवश्यक था। अतः अंत में यह काम सबाल्टर्न इतिहास लेखन के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया, जिसने नीचे से उभरने वाले इतिहास के अध्ययन की पहल की। इतना तो तुमको समझना ही चाहिए था, इसमें मुझे क्या करना था, मैंने जो बताना है तो पहले ही बता दिया तुमको। क्या बस एक क्वेश्चन लिख लो तुम, और एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए लिख लो, उसके बाद मैं फ्री कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, लिखिए कि 20वीं सदी में होने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों पर टिप्पणी करते हुए दर्शाइए कि ये अपने स्वरूप में 19वीं सदी के आंदोलनों से किस प्रकार भिन्न थे। ये अपने स्वरूप में 19वीं सदी के आंदोलनों से किस प्रकार भिन्न थे। प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देना। 19वीं सदी के आंदोलनों से किस प्रकार भिन्न थे। अब देखो, मैं तुमको कल किसान आंदोलन करते हुए 1857 के महाविद्रोह पर चलेंगे। किसान आंदोलन तो होगा 19वीं सदी का ही कल कराऊंगा। 20वीं सदी का किसान आंदोलन मैंने प्लान किया हुआ है कि तुम लोग का जो राष्ट्रीय आंदोलन वहां है ना, जहां 20वीं सदी में हम लोग जाएंगे, तो साथ साथ जैसे खेरा है, चंपारण है, तो उस महत्वपूर्ण किसान आंदोलन 20वीं सदी का हम लोग 20वीं सदी में ही करेंगे, साथ साथ करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी धाराएं राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ेंगी, तो उसको उस तरीके से लेते हुए, है ना।